गुड मॉर्निंग एवरीवन। बृहन मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम मेघना विजय बालसराव है। मैं सुभाष नगर मनपा हिंदी शाला से हूँ। बच्चों, आज हम विषय इतिहास, कक्षा 6 का विषय इतिहास हड़प्पा संस्कृति का, जो पिछले तासिका में हमने आधा पाठ देखा था, उसी का आधा पाठ आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, ठीक है। सर, हाँ, ओके। हाँ, तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति पाठ में हमने 3 टॉपिक देखे थे। हड़प्पा संस्कृति के बारे में देखा था, मकान और नगर की रचना देखी थी, और मुद्राएं और बर्तन देखा था, ठीक है, और महास्नानागार भी देखा था, ठीक है। तो आज हम उसके आगे के 3 पॉइंट्स देखने जा रहे हैं, जो है जनजीवन, व्यापार और ये हड़प्पा संस्कृति का ह्रास कैसे हुआ, उसके कारण आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पिछली तासिका में हमने हड़प्पा संस्कृति का विकास कैसे हुआ था, फिर वहां के लोगों के मकान कैसे थे, नगर की रचना कैसी थी, मुद्राएं कैसी थी, उस पर किसके चित्र थे, प्राणियों के, फिर मनुष्य की आकृतियां थी, बर्तन की नक्काशी हमने देखी थी, फिर महास्नानागार ना, मतलब बहुत बड़े थे जल के, इस पर लोग नहाते थे, ऐसे विशाल महास्नानागार बनाए गए थे। तो आज हम उसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे, जनजीवन, व्यापार और हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के कारण, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। हम देखेंगे आज हड़प्पा संस्कृति का जनजीवन कैसा था, वहां के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, ठीक है। तो अभी देखिए, हड़प्पा संस्कृति हमने देखा था कि ये संस्कृति सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई, इसलिए हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नदी के तट पर ये संस्कृति का विकास हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग क्या करते थे, खेती करते थे। इसका प्रमाण कालीबंगा में जोता हुआ खेत इससे मिला। देखिए, ये कालीबंगा का जो खेत है, वो जोता हुआ खेत दिखाई दिया था उत्खनन में। तो ये क्या है, प्रमाण है कि वहां के लोग क्या करते थे, खेती करते थे। कालीबंगा के लोग विभिन्न फसलें उपजाते थे। अभी देखिए, कालीबंगा के ये जो लोग थे, वो क्या करते थे, अलग अलग प्रकार की खेती करते थे। तो उसमें क्या था, देखो नीचे, गेहूं और जौ, ठीक है, ये प्रमुख फसलें होती थी। गेहूं की और जौ की ये प्रमुख फसलें होती थी। साथ साथ अभी देखिए, जौ मतलब क्या, बार्ली, ठीक है। अभी देखिए, राजस्थान में जौ और गुजरात में मड़ुआ की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। अभी देखिए, राजस्थान में जौ, ठीक है, मतलब बार्ली की खेती होती थी, और गुजरात में मड़ुआ, मड़ुआ मतलब आज हम जिसको नाचनी कहते हैं, ठीक है, तो उसकी फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त मटर, तिल और मसूर की दाल आदि फसलें भी उगाई जाती थी। देखिए, ये आप सभी से परिचित होंगे, मटर, तिल और ये मसूर की दाल आपको दिखाई दे रही, तो ये फसलें भी उगाई जाती थी। और प्रमुख फसलें कौन सी थी, गेहूं और जौ, ठीक है। इसके साथ साथ ये मटर, तिल और मसूर की फसलें
उगाई जाती। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या करते थे, प्रमुख व्यवसाय उनका खेती था, क्योंकि ये संस्कृति ही नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसलिए उनको एकदम आसानी से खेती करना आसान था, इसलिए वो उनका प्रमुख व्यवसाय था खेती करना। फिर आगे देखते हैं, देखिए हड़प्पा संस्कृति के मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए कपड़ों के ठप्पे, उत्खनन में पाई गई विविध आकार की सुइयां, इससे हड़प्पा कालीन लोगों को वेशभूषा का अच्छा ज्ञान था, ये हमें पता चलता है। अभी देखिए हड़प्पा कालीन उत्खनन में, जब उत्खनन हुआ था तब उसमें क्या पाया गया, बर्तन पाए गए। देखिए बर्तनों पर भी बहुत सुंदर ऐसी नक्काशी थी, ठीक है। और फिर देखिए सुइयां भी पाई गई, ये जो आपको सफेद कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है, सुइयां है। तो इससे और फिर लोगों की वेशभूषा से हमें ये पता चलता है कि इन लोगों को वेशभूषा का ज्ञान था, ठीक है। फिर उत्खनन करते समय पाई गई मूर्तियां, मुद्राओं पर पाए गए चित्र और कपड़ों के अवशेष आदि प्रमाणों से वे लोग कपड़ा बुनते होंगे, है ना, और वो लोग कपास से अवगत थे, इसकी भी जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए मतलब वो सुइयां प्राप्त हुई, हमें मिली, ठीक है। फिर नक्काशी दिखाई दी, कपड़ों पर नक्काशी दिखाई दी, उस पर ठप्पे थे, इससे क्या पता चलता है कि वो लोग कपास से भी अवगत थे, उनको बुनना आता था, ठीक है। अभी देखिए स्त्री पुरुषों की वेशभूषा कैसी थी। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र, देखिए दोनों का भी क्या है, घुटने तक का वस्त्र वो पहनते थे। फिर ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश था। अभी देखिए जो आदमी लोग थे उनके कंधों पर ऐसे दोपट वस्त्र, मतलब एक ऐसा कपड़ा होता था, ठीक है। दोपट वस्त्र मतलब शरीर पर लिया हुआ कपड़ा होता था, अभी शरीर पर लिया हुआ एक कपड़ा, उसको दोपट वस्त्र कहते हैं। तो इस तरह से इनकी वेशभूषा होती थी। देखिए दोनों की भी, स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा यहाँ बताई गई है, इस तरह के कपड़े हड़प्पा कालीन संस्कृति के लोग पहनते थे। फिर आगे देखिए उत्खनन में विभिन्न प्रकार के गहने और आभूषण पाए गए हैं। अभी देखिए उत्खनन में अलग अलग प्रकार के गहने और आभूषण भी पाए गए थे। वे गहने आभूषण देखिए स्वर्ण मतलब सोने के, तांबा मतलब तांबे के, रत्न तथा सीपियों से बने हुए, फिर कौड़ियां और बीज आदि से बने हुए थे। तो देखिए आपको ये सारे जो गहने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें से कुछ स्वर्ण के मतलब सोने के हैं, तांबे के हैं, फिर कुछ तो देखिए बीज के भी, क्योंकि वो लोग खेती करते थे, तो बड़ी बड़ी बीजों के भी उन्होंने क्या बनाए थे, आभूषण बनाए थे। फिर देखिए रत्न तथा सीपियां जो पानी में मिलती है ना, सीपियां और कौड़ियां भी, जिससे देखिए बच्चे खेलते भी है कौड़ियों से, तो इससे उन्होंने क्या किए थे, आभूषण बनाए थे। बहु परतों वाली माला, अभी देखिए बहु परतों वाली इस स्त्री के गले में आपको दिखाई दे रही होगी, बहु परतों वाली मालाएं, फिर अंगूठियां, फिर देखिए बाजूबंद है ना, इस मूर्ति में देखिए बाजूबंद है, ठीक है। और कमर बंद मतलब करधनी, देखिए मतलब कमर पट्टा हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आभूषणों का स्त्री पुरुष उपयोग करते थे। देखिए ये कौन कौन से आभूषण ये लोग पहनते थे, तो गले में देखिए बहुपर्ती माला, मतलब उसमें बहुत सारी परतें होती थी, ऐसी मालाएं। फिर बाजू बंद होता था, है ना, भुजाओं में। फिर कमर बंद होता है, कमर पट्टा होता था। फिर देखिए इनके हाथों में कितनी सारी, भुजाओं में बहुत सारी चूड़ियां वो स्त्रियां पहनती थी। इस तरह का इनका क्या था, ये आभूषण पहनने का तरीका था, ठीक है। तो इससे और आगे देखते हैं हम, उत्खनन में एक श्रृंगार पेटी मिली थी, मतलब हम जो आजकल की लड़कियां औरतें जो मेकअप का सामान बोलते हैं, है ना, तो वही है ये श्रृंगार पेटी, ठीक है। ये भी उत्खनन में प्राप्त हुई थी, मिली थी।
इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा कालीन लोगों को आभूषणों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधनों का भी शौक था। मतलब उनको भी सजना संवरना अच्छा लगता था, उनको भी शौक था। ठीक है, तो इससे हमें देखिए अभी ये उत्खनन में चीजें मिली है, ये एक प्रकार का मिरर है, आईना है। ठीक है, और ये काजल लगाने वाला ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये सौंदर्य प्रसाधन के साधन उत्खनन में प्राप्त हुए, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति के लोगों को सौंदर्य प्रसाधनों का भी शौक था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पाया गया एक वैशिष्ट्यपूर्ण पुतला हड़प्पा कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। अभी देखिए एक पुतला यहाँ पर प्राप्त हुआ, मिला था। देखिए ये राइट साइड की जो छोटी स्क्रीन है इस पर दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको बड़ा भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक पुतला वहां का वैशिष्ट्यपूर्ण एक नमूना था। क्यों? देखिए, क्योंकि उसके चेहरे का प्रत्येक भाव बहुत ही स्पष्ट, देखिए उसके चेहरे का हर एक भाव ऐसे स्पष्ट दिखाई देता था। यही नहीं, उसके द्वारा कंधे पर ओढ़ी हुई शॉल, देखिए उसके द्वारा ये जो उन्होंने कंधे पर शॉल ओढ़ी हुई है, उस पर भी देखिए उस शाल पर अंकित त्रिदल की नक्काशी बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाई गई है ना। ये जो शॉल है उस पर देखिए एक नक्काशी बनाई गई है। क्या बनाई है कि त्रिदल है, मतलब 3 पत्तों वाला एक फूल बनाया गया है। ऐसे ही पूरी नक्काशी बनाई गई है। तो ये भी क्या है, उत्कृष्ट एक नमूना है जो उत्खनन में मिला था। देखिए, तो ये आपको पूछा जाएगा कि वैशिष्ट्यपूर्ण कौन सी कला थी, तो ये हड़प्पा कालीन वैशिष्ट्यपूर्ण कला ये थी कि वहां एक पुतला प्राप्त हुआ था। उसके चेहरे की जो हाव भाव थे वो बहुत ही स्पष्ट थे, और उसने जो शॉल ओढ़ी हुई थी उस पर क्या था, त्रिदल की नक्काशी थी, वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखेंगे हड़प्पा कालीन संस्कृति के लोगों का व्यापार। वो व्यापार क्या करते थे? भी जनजीवन में तो हमने देखा कि वो संस्कृति ही नदी के तट पर थी, इसलिए वो खेती करते थे, गेहूं और जौ की फसलें उगाते थे, साथ में मटर, तिल और मसूर भी उगाते थे। ठीक है, फिर वो किस तरह के कपड़े पहनते थे हमने देखा, किस तरह के आभूषण पहनते थे ये भी हमने देखा। अभी वो लोग क्या व्यापार करते थे और कैसे करते थे वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे। अभी हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या करते थे, भारत के साथ भी व्यापार करते थे, और उसके बाहर के देशों के बाहरी देशों के साथ भी उनका व्यापार चलता था। ठीक है, अभी व्यापार मतलब क्या, तो आयात और निर्यात है ना, माल का आयात और निर्यात करते थे, लेन देन करते थे। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी की कपास होती थी। अभी देखिए ये जो सिंधु नदी है उसकी घाटी पर क्या होता था, ये देखिए कपास है ना, मतलब कापूस, रुई, इसकी खेती होती थी। वो बड़ी मात्रा में उत्तम श्रेणी की कपास होती थी, बड़ी मात्रा में मिलती थी। ये कपास का पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट देशों में निर्यात होता था। ये जो कपास है इसका क्या होता था, निर्यात होता था। कहाँ कहाँ पर, तो देखिए पश्चिम एशिया में, फिर दक्षिण यूरोप में और इजिप्ट के देशों में इसका निर्यात होता था। मतलब हड़प्पा से देखिए दक्षिण यूरोप तक पहुंचाया जाता था कपास, फिर पश्चिम एशिया तक और इजिप्ट तक ये कपास पहुंचाया जाता था। सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था, साथ साथ में सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारियों द्वारा होती थी। देखिए इजिप्ट को ये जो मलमल का कपड़ा है, अभी देखिए सूती कपड़े भी जाते थे, मतलब कॉटन के कपड़े भी जाते थे, और साथ में मलमल का जो कपड़ा होता था देखिए वो भी क्या होता था, इस मलमल के वस्त्र की भी आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारियों द्वारा होती थी। ठीक है, फिर देखिए आगे जाके कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन देशों से चांदी
जस्ता, बहुमूल्य नगीने मतलब रत्न, माणिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं भी लाई जाती थी। देखिए अभी ये जो कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन देशों से क्या क्या लिया जाता था? चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, माणिक और देवदार की लकड़ी, ये आदि वस्तुएं लाई जाती थी। ठीक है, फिर देखिए विदेशों के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से चलता था। ये जो लेन देन थी, है ना, विदेशी लोगों के साथ, दूसरे देशों के साथ, तो ये कैसे चलती थी लेन देन? तो रास्ते से, सड़क मार्ग से होती थी और समुद्र मार्ग से भी ये व्यापार चलता था। देखिए मतलब ये जो दो देशों के बीच में जो लेन देन होती थी, तो उसके लिए क्या किया जाता था? सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता था और सागरी मार्ग का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग व्यापार करते थे। अभी देखिए लोथल, यहाँ के उत्खनन में विशाल, ये लोथल क्या है? तो ये बंदरगाह, ठीक है, लोथल यहाँ के उत्खनन में विशाल बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। इस बंदरगाह की लंबाई देखिए 270 मीटर और चौड़ाई 37 मीटर है। ठीक है, अभी बंदरगाह मतलब क्या? तो जहां पर माल उतारा जाता है और जहां से माल को लिया जाता है। ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश तक अभी ये माल पहुंच जाना है, तो पहले बंदरगाह पर वो उतारा जाता है और वहां से वो पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस ऐसी जगह को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो ये लोथल, यहाँ के उत्खनन में ये विशाल बंदरगाह के अवशेष मिले हैं और वो कितने? 270 मीटर लंबा था और चौड़ा कितना था? 37 मीटर लंबा था। ठीक है, तो देखिए बंदरगाह से जहाज बांधनी, अभी देखिए बंदरगाह से जहाज बांधनी, फिर व्यापार और व्यापार मार्ग, इनकी जानकारी इस संस्कृति के लोगों को भी ऐसा दिखाई देता है। देखिए ये सब की वजह से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे उनको इसकी जानकारी थी। किसकी? कि जहाज कैसे बांधना है, व्यापार कैसे करना है और व्यापारी मार्ग कैसे है, इन सब की जानकारी उनको थी। वैसे ही उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाजों के चित्र उकेरे हुए थे। फिर हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। इस तरह से देखिए व्यापार में उनकी प्रगति कितनी थी, ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो हड़प्पा कालीन संस्कृति हम देख रहे हैं बच्चों, इसका भी ह्रास हुआ, मतलब ये भी नष्ट हुई। तो ये कैसे नष्ट हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, वो आज हम अभी देखें। ठीक है, देखिए अभी के युग और हड़प्पा कालीन संस्कृति में बहुत साम्य है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति ये नागर संस्कृति थी, है ना। मतलब देखिए हमने देखा कि वो कितने स्वच्छता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे, है ना। उनके जो गटर थे वो भी कैसे बंद हुए होते थे। आजकल तो पाइपलाइनें हैं, लेकिन उस वक्त तो ईंटों से, पत्थरों से बनाई जाती थी गटर थी, तो वो भी ढकी हुई हमने देखी थी पिछले तासिका में। ठीक है, फिर वो कितनी स्वच्छता रखते थे। फिर घर के अंदर ही शौचालय कैसे था, है ना। और आज सबको ये बताना पड़ता है। देखिए मोदी जी ने ये अभियान लगाया था कि स्वच्छता, मतलब शौचालय का उपयोग करो, है ना। ऐसे हमें कहना पड़ता है आज भी, लेकिन देखो ये कितने पुरानी संस्कृति है, लेकिन वहां के लोग अपने स्वच्छता के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कितने जागरूक थे, यह हमें पता चलता है। तो देखिए अभी ह्रास कैसे हुआ, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे। अभी देखिए ये जो संस्कृति थी ये नष्ट हुई, और देखिए कैसे नष्ट हुई, तो बाहर से आने वाले समूहों के हमले। देखिए हमेशा क्या होता था, बाहर से क्या होता था, दूसरे देशों का या फिर दूसरे समूहों के हमले हमेशा होते थे। ठीक है, व्यापार में होने वाले घाटे, देखिए व्यापार में भी उनको घाटा होने लगा था। ऐसी घटनाएं हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के कारण हो गए, है ना। तो देखिए बार बार क्या होता था, बाढ़ आती थी, भूकंप आते थे, साथ में ही
क्या होता था, बाहर से आने वाले समूहों के हमले और व्यापार में होने वाले निरंतर वो घाटे, इससे ये संस्कृति नष्ट होने लगी, उसका ह्रास होने लगा। ठीक है, फिर देखिए निरंतर आने वाली बाढ़, इसी भांति वर्षा की मात्रा की कम हो जाना। देखो निरंतर बाढ़ भी आती थी, फिर कभी कभी सूखा पड़ता था, कभी कभी अकाल पड़ता था। तो इस तरह से देखिए नदियों के पाट सूख जाते थे, भूकंप आता था, समुद्री तल में होने वाले परिवर्तन जैसे कारणों से कुछ स्थान उजड़ गए थे। देखिए मतलब लगातार ये हमेशा होता रहता था, कभी भूकंप आता था, कभी बाढ़ आती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, है ना, समुद्री तट का जो पानी है वो उसका स्तर कम हो जाता था। ऐसे बहुत सारे जो कारण थे, फिर हमले होते थे बाहर से, है ना, और फिर व्यापार में घाटा भी। तो इससे क्या हुआ, इसमें से कुछ स्थान जो है वो उजड़ गए। ठीक है, ये देखिए, और फिर इन कारणों से बड़ी मात्रा में लोग स्थलांतर करने लगे। अभी देखिए जहाँ पर रहना ही अनुकूल नहीं है, नहीं रह सकते लोग, तो वहां पर रहकर क्या फायदा है ना, अगर वहां की परिस्थिति अनुकूल नहीं है उनके लिए तो वहां कैसे रहेंगे। तो लोगों ने क्या किया, वहां से स्थलांतर किया, मतलब वहां की जगह छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए। तो इस तरह से वो स्थान सब उजड़ गए और हड़प्पा संस्कृति नगरों का ह्रास हुआ। देखिए इस तरह से हड़प्पा संस्कृति जो इतनी विशाल थी, संपन्न थी, उसका ह्रास धीरे धीरे होता गया और वो एकदम से नष्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हमने देखा कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का जनजीवन कैसा था, वो व्यापार कैसे करते थे, फिर इतना सब अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में क्या होने लगा, बाढ़ आने लगी, सूखा पड़ने लगा, फिर ये समुद्र तट का पानी का स्तर कम होने लगा, फिर बाहर से हमले होते रहे, फिर व्यापार में भी घाटे होते रहे। इससे क्या हो गया कि वहां के जो कुछ स्थान थे वो एकदम से उजड़ गए, वहां के लोग दूसरे स्थानों पर स्थलांतर किए और इस तरह से हड़प्पा संस्कृति का ह्रास हुआ, वो नष्ट हुई। अभी देखिए आज की शहरें, है ना, और हड़प्पा संस्कृति के ये सब प्रगत संस्कृति थी, है ना, आज के जो अपने शहर है और हड़प्पा संस्कृति के ये क्या है, ये प्रगत संस्कृति थी। इतनी शास्त्र शुद्ध नगर रचना हमें भारतीय इतिहास में आगे इतने शतकों के पश्चात भी नहीं दिखाई दी। देखिए कितनी शास्त्र शुद्ध पद्धति से उन्होंने घरों की रचना की थी, है ना, हमने ये पहली तासिका में देखा था। हड़प्पा में बंद गए, देखिए हड़प्पा में बंद गटर थे। अभी देखिए मैंने जिसकी बात की थी, देखिए ये गटर कैसे है, बंद है। ठीक है, और आज की मुंबई में भूमिगत गटर रहने पर भी मुंबई में उपनगरों में आज भी बारिश का पानी निपटारा करने वाले खुले गटर और नाले, नदियां क्या दिखाई देती है। देखिए अभी ये मैं आपको दोनों का दृश्य दिखा रही हूँ, कंपेयर कर रहे हैं हम कि देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोग कैसे थे और अभी के जस्ट मतलब ये मॉडर्न युग में हम कैसे रहते हैं। देखिए मुंबई में आज भी ऐसे कई कई ऐसे खुले गटर दिखाई देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमेशा बारिश के पहले नाले सफाई का बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा रहता है। देखिए ये चित्र हम देखते हैं हमेशा, तो हमेशा बारिश के पहले ये नाले सफाई का काम हमें करना पड़ता है, इसका प्रश्न हमारे सामने खड़ा रहता है। खुले गटरों की वजह से देखो मच्छरों की समस्या भी हमें क्या करना पड़ता है, इसका भी सामना हमें करना पड़ता है, और आज भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए खुले गटरों की वजह से मच्छरों की समस्या इतनी हो रही है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मच्छर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 5000 वर्षों से, है ना, देखो अभी ये सब आज का हाल में दिखा रही हूँ। ऐसे में 5000 वर्षों पहले ये जो संस्कृति थी, देखिए उन लोगों में इतनी प्रगति कैसे थी, है ना, इसका आश्चर्य ही होता है। देखिए ये 5000 वर्ष पहले की ये तस्वीर है कि देखिए कितनी साफ सफाई, है ना, फिर स्वच्छता के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में ये जागरूक इतने कैसे थे। और आज हम देखेंगे, देखिए आज भी खेड़े गांव में
इतनी सुविधा होने के बावजूद भी देखिए ये नजर नहीं आती कि स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधो और उसका उपयोग करो ऐसा प्रचार करना पड़ता है। देखिए अभी ये ऐसे खेड़े गांव है जहां पर देखिए बिजली की आपूर्ति नहीं हुई है ना। फिर आज भी कई गांवों में ऐसे शौचालय बांधना पड़ रहा है और उसका इस्तेमाल करो ऐसे कहना पड़ रहा है। पर हड़प्पा में तो उस वक्त भी शौचालय की व्यवस्था थी, है ना। हमने देखा था पिछले तासिका में कि हड़प्पा में घर में ही एक जगह क्या कोने में शौचालय की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए बच्चों, बीच में ये सब कैसे विस्मृति में गया, ये एक प्रश्न ही है। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नागरीय संस्कृति थी। ये देखिए इनके ये हड़प्पा संस्कृति का मैंने घर दिखा। देखिए ये कैसे एक कोने में शौचालय था, उसकी व्यवस्था की गई थी, स्नान करने की भी जगह थी। तो इस तरह से देखिए ये कितने संपन्न थे लोग। और ये सब दृश्य किस कहाँ का है, कब का है, तो 5000 वर्षों पहले का है। तो आज तो कितनी विकसित होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए आज भी मैंने अभी आपको दृश्य दिखाए वो भी हमें दिखाई देते हैं, उनका सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी थी, है ना। ये सब प्रश्न है कि वहां के लोग इतने जागरूक कैसे थे, ये आश्चर्य है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इस संस्कृति ने क्या किया, भारतीय संस्कृति की नींव रखी थी। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हाँ, आपको ये पाठ समझ में आया बच्चों अच्छी तरह से? हेलो, ओके, चलो फिर आज हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगली तासिका में। तब तक के लिए धन्यवाद।